गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नेहा। और आज हमारे पास पेपर है द हिंदू। और उस पेपर से हम एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है ओइंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। The February 2020 order pushes the envelope further on restricting criminal candidates from contesting elections. Now इस आर्टिकल में त्रिलोकन शास्त्री हैं जो फाउंडर चेयरमैन है ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड प्रोफेसर हैं IIM बैंगलोर से। उन्होंने इस आर्टिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कड़ी हमें जोड़ती है हमारे न्यायिक व्यवस्था और एक सामान्य नागरिक को, उसे उजागर करने की कोशिश की है। और इसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है फरवरी 2020 में, उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं और उसका क्या सीधा असर एक आम नागरिक, एक जनता के ऊपर पड़ता है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। नाउ जब हम इस फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है in February 2020, Supreme Court judgment on criminalization in politics may have far-reaching consequences for Indian democracy. इसमें ये कहने का मतलब है कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में दिया है वो काफी उसके जो प्रभाव होंगे इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर, उसका जो प्रभाव है वो इतनी आसानी से पड़ने वाला नहीं है। वो प्रभाव दूरस्थ है, काफी दूर है वो। इट विल फर्स्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द कमिंग बिहार इलेक्शंस इन अक्टूबर 2020। ये जो जजमेंट आया है इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिहार के इलेक्शन में, जो कि अक्टूबर में होने वाला है 2020 में। The court has asked the political parties to state the reason for such selections as also as to why other individual without criminal criminal antecedents could not be selected as candidates। मीन्स इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को उनके कैंडिडेट्स का डेटा उन्हें सबमिट करना पड़ेगा और साथ में उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है वो क्यों किया है, और वैसे कैंडिडेट्स को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उन कैंडिडेट्स को क्यों रिजेक्ट किया है। if political party fails to comply, यहाँ पे एक शब्द आता है comply means अनुपालन करना, means जो भी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का और जो भी गाइडलाइंस है, प्री इलेक्शन गाइडलाइंस, उसको फॉलो करना। सो if political party fails to comply, तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी इसको अगर अनुपालन नहीं करती है, इसका पालन नहीं करती है, then it would be in contempt of this court's order और डायरेक्शंस, मतलब ये कोर्ट के डायरेक्शन और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। इन अदर वर्ड्स, द पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडरशिप would for the first time have to publicly own up the criminalization of politics. Now अब इसके बाद इसका जो असर है वो ये होगा कि इसमें पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते थे और उन्हें टिकट्स मिल जाता था और उसके बाद वो पब्लिकली अपने क्रिमिनल एक्ट्स को ओन अप नहीं करते थे। वो डिनाई करते थे कि ऐसा नहीं है। बट अब इस गाइडलाइन के बाद उन्हें ये चीज खुल के इनको मानना पड़ेगा कि उन कैंडिडेट्स उनके पास ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, और क्रिमिनल एक्ट्स जो उन्होंने किया है उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि इस इलेक्शन से पहले प्री इलेक्शन गाइडलाइन में कुछ बातें कही गई हैं, जिनमें पहली बात ये है कि ईच कैंडिडेट शैल सबमिट अ स्वॉर्न एफिडेविट गिविंग फाइनेंशियल डिटेल्स एंड क्रिमिनल केसेस। उन्हें एक टेस्टिमनी इन द सेंस एक प्रमाणित एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें उनके फाइनेंशियल डिटेल और क्रिमिनल एक्टिविटीज
की सारी जानकारी उसमें देनी पड़ेगी। इसका बी पार्ट है, बी जो गाइडलाइन है, सेकंड गाइडलाइन है, उसमें ये कहा गया है कि ईच कैंडिडेट शैल इन्फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी इन राइटिंग ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हिम और हर। और पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने पॉलिटिकल पार्टीज को राइटिंग में अपने क्रिमिनल केसेस का डिटेल देना पड़ेगा। The party shall put up its website and social media as well as publish newspaper names and details of such candidates। और पार्टीज को ये गाइडलाइन दी गई है कि वो इस डेटा को, इस जानकारी को न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब इसके बाद ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया, वाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर को क्यों पास किया, इसका रीजन है कि बहुत सारे ऐसे सर्वे हुए हैं जिसके बेसिस पे बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं। और इसमें 2004 में एक सर्वे हुआ जिसमें 24% मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। 2009 में 30% था एंड 2014 में ये 34% एंड 2019 में ये 43% था। जब आप इस डेटा को देखेंगे एक करके तो आप ये पाएंगे कि एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल में ये डेटा बढ़ा है घटने के बजाय। अब इसका क्या कारण है, इसे कैसे खत्म किया जाए, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर और जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आई है उनके ऊपर एंड पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। नाउ इसमें एक और बात कही गई है कि एन एवर प्रेजेंट क्राइसिस, ये एक ऐसा क्राइसिस है जो हमेशा से हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट था और आगे इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है, कोविड-19 पैंडेमिक एक आउटब्रेक है। आउटब्रेक हमारे बीच, हमारी सोसाइटी के बीच आया जिससे बहुत सारी चीजों पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन ड्यू टू लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस। आपने देखा है न्यूज में हर जगह लाखों के तादाद में माइग्रेंट्स वर्कर्स अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। दैट वाज द बिगेस्ट क्राइसिस। आज ये अब तक का बिगेस्ट क्राइसिस है जो हमने इतिहास से अब तक हमने देखा है। फिर बिजनेस शटिंग डाउन इन मेनी सेक्टर्स, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, हाईली स्ट्रेस्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। हमने देखा कि कैसे बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में इतना तनाव है अभी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जब हम एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, और बॉर्डर पे भी चाइना और नेपाल जैसे देशों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। और ये एक तरह से ये वन डायरेक्शनल नहीं है, ये एक डायरेक्शन से नहीं आया है, ये हमारे बीच में सारी तरफ से, मीन्स ऑल डायरेक्शन से ये हमारे बीच आया है। एंड दैट इज द बिगेस्ट क्राइसिस एवर। एडेड टू दिस एवर प्रेजेंट साइलेंट क्राइसिस, द स्टेडी डिटोरिएशन इन पॉलिटिक्स ओवर डिकेड्स with decline accelerating in past 16 years। और जब हम इस पुराने डेटा को देखें, पुराने जब सर्वे को देखें या फिर अब तक 16 साल के सर्वे को जब हम उठा के देखते, डेटा को उठा के देखते, तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिटोरिएट हुआ है, वो कमी की तरफ गया है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। As politics dominates the bureaucracy and reigns in business, civil society and media, we need governance that is free from criminal virus. Capability is not sufficient। इस पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि जिस गवर्नमेंट को भी हम सेलेक्ट करते हैं, जिस गवर्नमेंट को भी हम चूज करते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से, हमारे इकोनॉमी से, हमारे सिक्योरिटी से। हमारे सिक्योरिटी मीन्स नेबरिंग कंट्री से, हमारे सिक्योरिटी से, और जो हमारे देश के अंदर जो हमारी सुरक्षा है उससे। तो कैपेबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट, ये काफी बड़ी बात कही गई है इस आर्टिकल में कि कैपेबिलिटी, सपोज कोई भी इंसान कितना भी कैपेबल हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, बट इफ ही हैज, उसके पास अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, दैट जो कैंडिडेट है वो एक क्रिमिनल वायरस की तरह सोसाइटी में काम करेगा, वो सोसाइटी को किसी तरीके से लाभ पहुंचाने वाला नहीं है।
The result has been that we get bad governance, and survey after survey shows the people around the country are unhappy with the guilty of governance. और सर्वे एक के बाद एक सर्विस जो देखा जा रहा है उसमें यही पाया जा रहा है कि लोग खुश नहीं हैं अपने गवर्नेंस से, एंड ये बहुत बड़ी समस्या है आज के जमाने में, अभी प्रेजेंट टाइम में। बट द वोट एज बेस्ट एज दे कैन, बट उसके बावजूद भी उन्होंने काफी कोशिश की कि वो अपना बेस्ट दे सके, अपना वोट एक सही कैंडिडेट को दे सके। नो मैटर हाउ मेनी पार्टीज आर चेंज्ड, गवर्नेंस डज नॉट रियली इम्प्रूव, अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट। अब ये देखा गया कि कितनी पार्टीज बदल गई, लेकिन उसके बाद भी गवर्नेंस में कोई चेंजेस नहीं आया है। यूजिंग मनी पावर टू बाई MLA and MPs and sometimes make a mockery of election outcomes. Meanwhile, electoral bonds bring secrecy back into political फंडिंग। इसमें ये बात कही गई है कि आपने देखा है कि कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और मुंबई में, ऐसे अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन के बाद क्या होता है, इलेक्शन के बाद जीतती कोई और पार्टी है और सरकार कोई और पार्टी बनाती है, और ये इस तरीके से होता है कि इसमें MP MLAs को खरीदा जाता है, उन्हें फंडिंग की जाती है, पैसे के थ्रू खरीदा जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जिन लोगों ने अपना विश्वास मत, जब हम वोट की बात करते हैं तो वोट के साथ एक और शब्द आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट, दैट इज कॉल्ड विश्वास मत, जो हम किसी को देते हैं उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात इस आर्टिकल में कही गई है। Several laws and court judgment have not helped much as the data show. One reason is lack of enforcement of laws and judgments. और बहुत सारे लॉज और कोर्ट के जजमेंट आए, बट इसे कोई इन्फोर्स नहीं किया गया। लॉज, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, एंड इन्फोर्समेंट का मतलब होता है पालन करना, लाइक इफेक्ट में लाना। किसी लॉ को जब पास किया जाता है तो उसको इन्फोर्स करना, पालन करना, बट ऐसा होता नहीं है। लॉज के बाद लॉज आते जाते हैं बट उनका पालन किया नहीं जाता। इट इज ऑल्सो नॉट क्लियर दैट penalty would be imposed if recent orders are not followed। और ये भी क्लियर नहीं है अब तक कि पेनाल्टी दी जाएगी अगर लॉ को पालन नहीं, नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो पेनाल्टी ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, ये सारी चीजें क्लियर नहीं है। Would the law enforcement agencies act vigorously to ensure the guilty are prosecuted? उसमें ये भी बात कही गई है कि गिल्टी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्या उनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा या इसके लिए कोई सजा का प्रावधान है, ऐसी कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। वुड एनी टॉप लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट कॉम्प्लाइंग बी फाउंड गिल्टी? क्या किसी टॉप लीडर को, जैसे अब बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जो गिल्टी होते हैं, अभी रिसेंटली पी चिदम्बरम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसमें ऐसी चीजें कही गई है कि टॉप लीडर्स के साथ क्या किया जाएगा, उन्हें ट्रायल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। विदाउट सच एक्शन विल देयर बी चेंज? और इसमें राइटर ने ये बात कही है कि अगर ये सब एक्शन हम ना ले, अगर पेनाल्टी की बात ना करें या उनके ऊपर ट्रायल की बात ना करें, तो क्या चेंज हो सकता है? बीइंग विजिलेंट, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में बीइंग विजिलेंट, ये बात हमारे लिए कही गई है, आम पब्लिक के लिए कही गई है। नाउ देयर इज कमिंग देयरफॉर इन द कमिंग बिहार इलेक्शन वी नीड टू बी फार मोर विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब है सतर्क, विजिलेंट का मतलब है सतर्क। हम कितना सतर्क है? सतर्क इन द सेंस कि जब हम वोट करते हैं तो हम अपने कैंडिडेट के लिए हम कितना सतर्क हैं, हम उसकी कितनी जानकारी हमें मालूम है, या फिर वोट हम उसकी जाति, धर्म या उसके सोशल बैकग्राउंड पे कर रहे हैं, ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एफिडेविट ऑफ कैंडिडेट। इसमें कैंडिडेट की एक एफिडेविट है, जो एक टेस्टिमनी, जो एक एफिडेविट है, उसको मॉनिटर किया जाएगा। And working with Election Commission to ensure that information is promptly available on the website। और इसमें इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से जो वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट की, ये प्रॉम्प्टली अवेलेबल होनी चाहिए। प्रॉम्प्टली जो शब्द है इसका मतलब है तुरंत, क्विक,
इट शुड बी, ये काफी जल्दी अवेलेबल होना चाहिए। जब किसी कैंडिडेट का डेटा हमें मालूम करना है तो ये इजीली हमें सेम टाइम में अवेलेबल होनी चाहिए on their websites, and widely circulating this information to voter using all the social media tools available. It also includes monitoring compliance with Supreme Court judgment judgment includes monitoring compliance with the Supreme Court judgment to see if details of tainted candidates are promptly put up on their websites as on their social media handles along with the proper reason for giving them ticket. अब इसमें ये बात कही गई है कि किसी भी कैंडिडेट का जो डेटा है वो प्रॉम्प्टली अवेलेबल होना चाहिए, उनके सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज और उनकी सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, उनकी फाइनेंशियल डिटेल होनी चाहिए, और वो सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं जो उनके सोशल मीडिया हैंडल करते हैं उसके थ्रू ये सर्कुलेट होना चाहिए और ये वोटर्स के पास पहुंचना चाहिए. Till we realize the people who bribe us for votes cannot be trusted, change will be very slow. Fortunately, an ever-growing number of voters and organizations are joining in to work of cleansing politics. और इसमें हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड इसमें इस पैराग्राफ में एक और बात कही गई है कि विनेबिलिटी कैनॉट बी साइटेड एज अ रीजन. ये एक बहुत बड़ी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. इसमें विनेबिलिटी कैनॉट बी साइटेड एज अ रीजन मीन्स किसी व्यक्ति की जीतने की जो क्षमता है, किसी व्यक्ति की जीतने की क्षमता है उसके बेसिस पे उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की जीतने की क्षमता ये नहीं हमें बताता है कि वह व्यक्ति हमारे लिए या सोशल सर्विस के लिए वो कितना तैयार है. हमें वोट उसके जीतने की क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि उसके कार्य करने की क्षमता के आधार पर हमें उसे वोट करना चाहिए. और इसको लागू करने के लिए बहुत सारे ऐसे सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है. चेंजेस काफी स्लो होंगे बट एक दिन होंगे जरूर, बिकॉज आज के जमाने में लोग भी काफी जागरूक हो रहे हैं. धीरे होगा बट चेंजेस होंगे. Meanwhile, the voters will be muddied with fake news, trolling and financial and fanciful claims. और meanwhile the voters will be muddied with fake news. और इसमें क्या होगा कि जब इलेक्शन के मडीड का मतलब होता है, मडीड का मतलब दाग लगाना या किसी चीज को गंदा करना. जब इलेक्शंस आते हैं तो एक पार्टी दूसरे पार्टीज के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है, कुछ अपशब्द या फिर कुछ कुछ अपशब्द या फिर कहें कि कुछ ऐसी चीजों को उजागर करके एक पार्टी दूसरे पार्टी को आरोप प्रत्यारोप का काम करती है जिससे वोटर्स अफेक्टेड होते हैं. सो हमें ये चीज को रोकना चाहिए, हमें सच्चाई की तरफ ध्यान देना चाहिए एंड सच्चाई जो है उस पे हमें फोकस करना चाहिए. दिस में ड्रॉन आउट द लिटिल बट सिटीजन कैन डू. ये एक छोटी चेंज होगी बट हमारे देश की जनता ऐसा कर सकती है. येट देयर इज अ होप. और हम आशा करते हैं ensuring prosecution with public pressure may help if one political leader is hauled up for giving ticket to large number of tainted candidate, something positive may happen. और इसमें कही गई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स को वोट देगी, टेंटेड कैंडिडेट्स मीन्स दागी इन द सेंस जिन पे कोई क्रिमिनल केसेस है या फिर ऐसा कोई कहते हैं ना कि कुछ जिन पे कोई दाग लगा हो, वैसे कैंडिडेट्स को अगर ज्यादा नंबर में टिकट्स दी जाती है तो उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए. रूट कॉज डायग्नोसिस शोज दैट पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स आर स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज दे फील्ड सच कैंडिडेट्स. और ये भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आम जनता को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंडिडेट्स हैं
या जो सत्ता में है, जो हमारी सरकार है स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये स्क्वायरली मीन्स ये दुगने तौर पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के सोशियो इकोनॉमी, सेफ्टी और इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए। तो हमें वोट काफी सोच समझ के देना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोच समझ के एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट को वो टिकट दे। Mahatma Gandhi taught us that to solve a problem we have to confront the real issue. Now महात्मा गांधी ने ये बताया है, ये हमें एक लेसन बताया है कि जब हमें कोई सही समस्या को हल करना है तो समस्या हल करने के लिए हमें उसका आमना सामना करना चाहिए, ना कि उसे हमें बचना चाहिए। और ये समस्या क्या है? समस्या है क्रिमिनल एक्ट्स वाले कैंडिडेट्स को टिकट देना। The court order is to be welcomed, but we are still unable to ban people with serious criminal charges from contesting elections. While there are various arguments for and against such a move. Now, we are unable to ban people. क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने गाइडलाइंस को भी फॉलो करने का आदेश दिया है, बट इसके बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू बैन देम बिकॉज देयर आर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य जो तकनीकी तथ्य है या फिर जो नियमों के अनुसार जो लॉफुल तथ्य है उसके अनुसार हम उनको बैन नहीं कर सकते, एंड इसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला है। द कोर्ट हैज डिसमिस्ड सेवरल पिटिशंस calling for ban due to legal and technical constraint. Meanwhile, the political system is unwilling to change the law or the system. और इसके दरमियान political parties जो है, जो political system है, वो भी इस change को इतनी आसानी से लागू होना नहीं देना चाहती। और politics for now has been captured by those who want powers for its own sake. और politics ऐसी चीज है जो लोग अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए उन्हें हासिल करना चाहते हैं। In conclusion, अब this concluding पैराग्राफ में कौन सी बातें कही गई हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। In conclusion, we may not see dramatic changes in quality of candidates. इतनी आसानी से ड्रामेटिक चेंज होने वाला नहीं है, मींस इतनी आसानी से ओवरनाइट एक दिन में या 2 दिन में ऐसी कोई चेंजेस होने वाली नहीं है। campaigns may continue to be more and more personal and even abusive. क्या होता है कि इलेक्शन के दौरान जब वो कैंपेन्स करते हैं, जब उन कैंपेन के दौरान वो क्या करते हैं कि वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं एक दूसरे पर। एब्यूसिव मीन्स अपशब्द, ऐसे बैड वर्ड्स कहना एक दूसरे के अगेंस्ट, वो चलता रहता है। एंड इसमें क्या होता है कि जनता कंफ्यूज हो जाती है कि किसको वोट करें, कौन सही है, बिकॉज जनता जो आम जनता है, आम जनता को ये मानना, ये समझने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये होना नहीं चाहिए। We may not see a big change in money power or in buying of MLA post-election in the case of hung assembly. क्या है कि इसमें कोई अगर हम वोटिंग में या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लाने में हम चेंजेस अगर देख भी ले कि हमें कैंडिडेट्स का डिटेल है, बट पोस्ट इलेक्शन जो एमएलए को खरीदने की बात होती है या जो पैसे की पावर्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स का, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट ऑल दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। हाउएवर इनसिग्निफिकेंट दे मे सीम, ये जो सारे कदम हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है, सुनने में लगता है कि इनसिग्निफिकेंट है, ये जरूरी नहीं है, बट दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर इम्पोर्टेंट। All the dozen and more Supreme Court judgment on election reforms since 2002 are in fact responses to citizen initiative। और इसमें सुप्रीम 2002 से जब देखें तो दर्जनों ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं इलेक्शन सिस्टम को सुधारने के लिए, लेकिन सारे जजमेंट हैं वो जनता के ऊपर है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उतने नहीं है या कैंडिडेट्स के लिए उतने नहीं है। द स्ट्रैटेजी so far has to be methodically try and break down the solid wall of corruption
सॉलिड वॉल ऑफ करप्शन को तोड़ने के लिए स्ट्रैटेजी और मेथड्स जरूरी होंगे, जिसमें टाइम लगेगा और काफी स्लो होगा। इसमें लास्ट सेंटेंस जो कही गई है राइटर के थ्रू, उसमें ये बात कही गई है कि व्हेन द डैम विल बी ब्रीच्ड का मतलब होता है उल्लंघन या तोड़ना, इस सेंस में तोड़ना, एंड द प्योर वाटर्स ऑफ न्यू इंडिया फ्लो ओवर द लैंड कैनॉट बी प्रिडिक्टेड। इसमें है कि कब वो प्योर वाटर, जो शुद्ध जो पानी है, उसका डैम टूटेगा और वो कब इंडिया में फ्लो करेगा, कब वो फ्लो करेगा, इसको प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है। कब इलेक्शन सिस्टम, इसके राइटर के कहने का मतलब है कि इलेक्शन सिस्टम कब सुधरेगा और कब इसमें प्योरिटी आएगी, कब इसमें सच्चाई आएगी, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को राइटर ने, लेखक ने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और इसमें एक सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स में, उसको भी उजागर करने की कोशिश की है। सो जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कई कुछ कीवर्ड्स भी हैं जिन पे ध्यान देने की हमें जरूरत है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।